हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोल इलेक्शन। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस? इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, 4 पार्ट है, हर एक पार्ट में 2 इक्वेशन है। हमें बताना है कि इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ये जो आपकी 2 इक्वेशंस हैं, इसके हमें बताने हैं कि सॉल्यूशन कितने हैं। यूनिक सॉल्यूशन यू है और यू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है इन ओनली वन केस, एंड दैट केस इज यूनिक सॉल्यूशन। जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन और ये सब आपको बताया था इंट्रोडक्शन सेक्शन में। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, सो सॉल्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड दैट्स इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, ये तीनों टर्म हमें इस तरह से लिखनी होती है। जो पार्ट इक्वल आएगा वो इक्वल, अगर नहीं आता है तो अनइक्वल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स टेक द वैल्यूज ऑफ a1, b1 एंड c1। सो a1 बाई a2 क्या है? आपके कोफिशिएंट है x के। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज कंसिडर 1 एंड सेकेंड इज सेकेंड। सो a1 इक्वल्स टू 1, x का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड में x का कोफिशिएंट 3 है। नाउ b1 बाई b2, b1 बाई b2, b की वैल्यू -3 है एंड दिस इज -9। c1 बाई c2 दैट्स इक्वल्स टू -3 बाई -2। c का कोफिशिएंट जो कॉन्स्टेंट टर्म है -3 और -2 है, y का कोफिशिएंट -3 और -9 है। नाउ माइनस माइनस कैंसिल आउट एज प्लस, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। सो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे जो a1 और a2, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 है, उनकी वैल्यू इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जब हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल होता है तो लाइंस जो होती हैं आपकी, लाइंस आर पैरेलल। जो लाइंस ड्रॉ होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस ड्रॉ होती हैं सो यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, सो यू कैन राइट नो सॉल्यूशन। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे दैट वी हैव नो सॉल्यूशन, लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके इसको लिखना है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस or line given, the given pair of equations of lines are parallel to each other। आप पैरेलल स्पेल करके भी लिख सकते हो। आई एम यूजिंग सिंबल। therefore there will not be any solution for these equations। ओके, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो द गिवन सेट ऑफ लाइंस यू कैन ऑल्सो यूज द पेयर ऑफ लाइंस, या गिवन सेट ऑफ लाइंस यू कैन ऑल्सो यूज द गिवन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यूनिक सॉल्यूशन होने पर ही हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से हम a1 बाई a2 की वैल्यू ले लेते हैं। a1 बाई a2 इज़ 2 बाई 3, जो एक्स का कॉफिशिएंट है दोनों में। b1 बाई b2 इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू 5 बाई 8। अब इस कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है कि जो सारी टर्म्स हैं वो अनइक्वल है। ठीक है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। सो जिस केस में a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता b1 बाई b2 के, यहाँ पर हम ये कंसिडर करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट करती हैं तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, देयरफॉर द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ unique point
and there will be अ यूनिक सॉल्यूशन। और जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे रब करना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, मैंने आपको इजी वाला वे पहले बताया है। एक आपका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन एक्स बाई, हम क्या करते हैं एक्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं एक्स बाय इक्वल्स टू वाई बाय इक्वल्स टू 1, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए 1 कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको छोड़कर बाकी दोनों के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी b1 c1 माइनस b2 c1, b1 c2 दिस इज़ b1। ये b1 का कोफिशिएंट जो भी होगा, ये y का कोफिशिएंट जो भी होगा वो b1 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे c2 से। और यहाँ पर इस कोफिशिएंट यानी ये b2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c1 से। इसी तरह से जब y का हम लेंगे तो y के केस में हम y के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और x और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सो c1 a2 माइनस c2 a1। और जब आपकी कांस्टेंट टर्म की बारी आती है तो उस टाइम पे कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इग्नोर करके आपको भूल जाना है, ये आपके पास है, इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक a2 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये तो आपका होगा फॉर्मूला। अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद ना रहे तो सीधा सीधा जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, यानी x जब हमें x के नीचे लिखना है तो x वाली टर्म्स को भूल जाइए और बाकी जो टर्म्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। y का कांस्टेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 8 इज़ 8, माइनस का साइन पुट करना है, y का कोफिशिएंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10। अब y के केस में भूल जाइए कि ये टर्म आपके पास है y वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद x का कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई होगा 8 से, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी। सो 2 मल्टीप्लाई 8 इज़ 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15। इन द केस ऑफ द कांस्टेंट टर्म के केस में कांस्टेंट टर्म को आप भूल जाइए कि आपके पास कांस्टेंट टर्म है। नाउ अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3, ओके। नाउ x by minus 2 इक्वल्स टू y by 1 इक्वल्स टू 1 by 1, ये टर्म आपके पास निकल कर। अब देखिए यहाँ पर जो x और y है उसको हम दोनों, ये तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x by माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर y by 1 इक्वल्स टू 1, इस तरह से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो आ गई है वो -2 को इधर ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, और जो y की वैल्यू है वो 1 आ गई है। यूनिक सॉल्यूशन से हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दिए हैं। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। मूविंग ऑन थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट देखिएगा, 3x + 5y इक्वल्स टू 20, 6x + 10y इक्वल्स टू 40, ठीक है। a1 by a2 यहाँ से ले लेते हैं, दैट इज़ 3/6, 3/6, b1 by b2 5/10, c1 by c2 20/40। यहाँ से सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि सब 1/2 बन रहे हैं, 5/1, 5/2, 21, 22। सो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 दैट इक्वल्स टू c1 by c2, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमारे पास जो सारी टर्म्स है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई है, और सारी टर्म्स जब इक्वल होती हैं सो यू आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन विल बी ओवरलैप कर देंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। सो ओवरलैपिंग यानी कह सकते हो, इसका मतलब है कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट होंगी लाइंस, और कोइंसिडेंट होंगी तो देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस possible for these
इक्वेशंस, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ योर थर्ड पार्ट. आई होप क्लियर है. मूविंग ऑन फोर्थ वन. ओके, दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट. x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0. So a1 by a2 from here is 1 by 3. b1 by b2 equals to minus 3 by minus 3, and c1 by c2 equals to minus 7 by minus 15. So a1 by a2 आपका 1 by 3 है, b1 by b2 आपका 1 हो जाएगा, c1 by c2 आपका 7 by 15. सो यहाँ से क्लियर है a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 एंड दैट्स नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. सो इन केस जब a1 by a2 आपका इक्वल नहीं होता है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी, सेकंड पार्ट में भी हमने किया था. देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर, and there will be a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन आपके पास होगा फॉर दीज इक्वेशंस, क्लियर है. सो वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे. आई एम रबिंग दिस. ओके, सेम मेथड. x बाय equals to y equals to 1 plus. Is that clear? Okay. So x को छोड़ना है, बाकी मल्टीप्लाई करोगे. -3 मल्टीप्लाई -15 दैट इज़ 45, माइनस 3 मल्टीप्लाई -7 दैट इज़ 21. इज दैट क्लियर? ओके. अब y को लेफ्ट करोगे. सो -15 -3 मल्टीप्लाई -7. Is that clear? So that is -21. Clear है? Okay. Then 1, ये वाला केस छोड़ोगे. -3 -9. Is that clear? x by 24 equals to y by 21 minus 15 that is 6, and 1 by -3 and plus 9. 9 minus 3 is 6. ठीक है, 1 by 6 है. x by 24 equals to 1 by 6, y by 6 equals to 1 by 6. हम पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यूज़ को. सो x equals to 24 by 6, 6 1 are 6, 6 4. x की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पर 4, एंड y by 6, y equals to 6 by 6, y इक्वल्स टू 1. y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है. आई होप क्लियर है. एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है, यू हैव टू रिवर्स दीज. ओके. सो पहले हमें यहाँ पर, जैसे मैंने फॉर्मूला भी लिखकर बताया था, यहाँ पर c1 को पहले लेना है. ठीक है, y का केस है. सो c1 पहले आएगा और c1 से मल्टीप्लाई c1 और a2 इस तरह से मल्टीप्लाई. सो -21 पहले आएगा एंड -15 आपका बाद में आएगा. ये बस ध्यान रखना है. थोड़ा सा साइन में इससे जो आपका आंसर है वो गलत आ सकता है. ठीक है. सो इट बिकम्स -6. नाउ इट बिकम्स -6 और आंसर विल बी -1. इज दैट क्लियर? ओके. बस थोड़ा सा ये चेंज आपको याद रखना है कि पहले ये टर्म आएगी आपकी क्रॉस ऊपर से नीचे. सो ये जो है आपके साइंस को चेंज कर सकती है, उससे आंसर गलत हो सकता है. Moving on, question number 2. This is our question number 2. For which values of a and b will the following pair of linear equation have an infinite number? जो given pair है equations का, उसके लिए infinite number of solutions है. उसके लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो infinite number of solutions के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 that equals to b1 by b2 and that's equals to c1 by c2. ये आपके पास इक्वेशन है. This is a1, this is a2, this is b1, this is b2, this is c1, this is c2. हम इसको पुट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग. 2 by a minus b that equals to 3 by
a plus b and that equals to 7 by 3a plus b minus 2। ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। पहले इन दोनों इक्वेशंस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जिनको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। लेट्स डू इट। और क्लियर हो जाएगा करने से। सो 2 मल्टीप्लाई ए बाई बी, सो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी दैट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। 2a plus 2b equals to 3a minus 3b. Now 2a minus 3a plus 2b plus 3b that equals to 0। दोनों टर्म को इधर ले आए, साइन चेंज हो गए हैं। माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 3a plus b minus 2 that equals to 7 multiply a plus b. Now 9a plus 3b minus 6 equals to 7a plus 7b। a और b को इधर ले आते हैं। 9a plus 3b minus 6 minus 7a minus 7b equals to 0। 9a minus 7a is 2a minus 4b minus 6 equals to 0। 2a minus 4b equals to 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। यू कैन राइट इट लाइक दिस, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो आई हैव टू रब दिस। आई होप यू हैव नोट डाउन इट। सेकेंड इक्वेशन को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, या पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ। 2 कॉमन लिया मैंने। a माइनस 2b इक्वल्स टू 6। इस 2 को इधर ले गई। a माइनस 2b इक्वल्स टू 2 से 6 को डिवाइड किया 3। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड से जो है हमारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को भी मैं चेंज करके लिख सकती हूँ। इस माइनस साइन को चेंज कर सकती हूँ। सो ओके, वी आर नॉट चेंजिंग हेयर, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि ये a माइनस 5b इक्वल्स टू 0 ऐसे भी हो सकता है, पर हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5b। 5b को मैं इधर ले गई, सो माइनस हो गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? सो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5b। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की। 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज 3b इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 3/3 दैट इज 1। b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 3 मानकर इसमें पुट कर देते हैं। पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, जहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो a इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 एंड a इक्वल्स टू 5। सो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी, वी हैव आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और जो गिवन पेयर है उसमें नो सॉल्यूशन कंसेप्ट को लेकर के k की वैल्यू फाइंड कर रही है। इज दैट क्लियर? ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो a1/a2 आपके पास यहाँ पर a1 जो है वो 3 है, a2 जो है वो 2k माइनस 1 है, b1 जो है वो 1 है, y का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ k माइनस 1, c1 आपका 1 है, c2 आपका 2k प्लस 1 है। इज दैट क्लियर? सो ये इक्वल नहीं है। सो हम सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
सो हमें यहाँ इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k दैट इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। नाउ 1k, k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है जो हमें निकालनी थी। सो गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी। This is question number 3. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method. Given आपके पास equations given है, इसको आपको solve करना है। एक तो आपको substitution method से, दूसरा multiplication cross multiplication method से, ठीक है। So let's solve it, ठीक है। ये हम equation 1 consider कर लेते हैं। This is equation 1 and this is equation 2. ये आपके पास equation 1 है, ये आपके पास equation 2 है। Now substitution method के लिए from इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x को यहीं रखते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी साइड ले जाएंगे। दूसरी साइड हमारे पास 9 था, 5y को ले गए, सो माइनस 5y हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये आपके पास आ गया। इसको इक्वेशन आप 3 कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट value of x in equation 2। डन। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। आई होप विजिबल है। सो 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपके पास आ गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 माइनस 15y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम रहेगा। 27 माइनस 15y, अब ये मैंने बताया है पहले भी किस तरह से करते हैं। जो एलसीएम होता है नीचे वाली टर्म से उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 था, ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसे आ गई। यहाँ आपका जो नीचे है वो 1 है डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर से 8 को डिवाइड करूँगी, 1 से 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 2y से, 16y आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब इस 8 को हम इस साइड में ले जाएंगे। 27 प्लस y, 16 माइनस 15 इज 1, सो 27 प्लस y इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 32। सो y इक्वल्स टू 32 माइनस 27 एंड दैट इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू है आपके पास वो क्या आ गई 5। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये आपकी इक्वेशन 3 थी। सो पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8, सो 9 माइनस 25 डिवाइड बाई 8 माइनस 16 बाई 8 दैट इक्वल्स टू माइनस 2। 8 1 आर 8, 8 2 जा। ये आपके पास वैल्यू आ गई है x की। सो x की वैल्यू माइनस 2 आई है, y की वैल्यू आपके पास 5 आई है। ये आपकी आई है सब्सटीट्यूशन मैथड से। नाउ वी विल सॉल्व इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड x डिवाइड बाय, सो मैंने बताया x का कोफिशिएंट, सो x वाली टर्म को भूल जाना है, सिर्फ इनको ध्यान रखना है। 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20 माइनस 18, ठीक है, इज द क्लियर, इक्वल्स टू y डिवाइड बाय दैट इज y। अब y है, सो 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 दैट इज 32 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय। नाउ अब ये टर्म रह जाएगी आपकी, ये मल्टीप्लाई होगी 16 माइनस 15, ये आपके पास आएगा। सो x डिवाइड बाय दिस इज 2, यू हैव 2 y डिवाइड बाय दिस इज 27 एंड माइनस 32, इट बिकम्स 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1। 1 बाय 1 आपके पास आया है।
Okay, one thing we have to change here, that we have to move these equations this side. So ये माइनस हो जाएगा, ये जीरो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना और इजी है. 8 4 जा, ओके. नाउ फ्रॉम हेयर 5 to 5 4 20, सो दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ माइनस माइनस. इस तरह से आपका आएगा. 27 भी आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है, 9 3 27 एंड दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ ऑल्सो माइनस एंड दिस इज़ फाइन नाउ. ठीक है, अब ये आपका -2 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा. आई होप क्लियर है. x5 - 2 इक्वल्स टू 1, ये 1 है. एंड y/5 इक्वल्स टू 1, ये क्लियर है. सो x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5. यही हमारा आया था सब्सटीट्यूशन से, यही हमारा आया है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. आई होप क्लियर है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. This is your question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by an algebraic method. आपको इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन, जो भी प्रॉब्लम्स गिवन है उनके, और फिर उनके सॉल्यूशन निकालने हैं अल्जेब्रिक मेथड से. फर्स्ट पार्ट आपका है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैच. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the charges and the cost of the food per day. ये कह रहा है कि कोई अगर हॉस्टल में रहता है, ठीक है, तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज है हॉस्टल में, यानी आपको स्टे का 500 रुपये आपको देना ही देना है. ये होता है, फिक्स है. आप मैथ यूज़ करो या ना यूज़ करो, मैं भी हॉस्टल में थी तो वहाँ रूल था. मैथ्स अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें 10 डेज़ के लिए पे करना होता था, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो फिर है ही. ठीक है, सो अ नंबर ऑफ मंथली चार्जेस फिक्स है, उसके बाद बाकी डिपेंड करता है कितने दिन आपने मैच में खाना खाया है. ठीक है, सो एक स्टूडेंट है ए, जिसने 20 डेज़ के लिए पे किया है 1000 रुपीज़. ठीक है, उसने 20 डेज़ के लिए पे किया है ₹1000. हॉस्टल चार्जेस जो बी है उसके लगे हैं 26 डेज़ के लिए 1180. इसमें दोनों चार्जेस इनके पास हैं, हॉस्टल चार्जेस भी हैं और मैथ्स का चार्ज भी है. हमें फाइंड करना है दोनों को अलग अलग कि पर डे कॉस्ट चार्ज क्या होगा और फिक्स चार्ज क्या है. सो लेट्स सॉल्व. सो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का वो मान लेते हैं, लेट इट बी x. ठीक है, एंड द चार्ज फॉर फूड पर डे, हर एक दिन का, एक सिंगल डे का हम चार्ज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. सो द चार्ज फॉर फूड पर डे बी वाई, उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो ए है उसने पे किया, ए पेज कितना पे किया 1000. ठीक है, सो एक तो उसका एक्स चार्ज लगा होगा. ठीक है, फिक्स जो चार्ज है हमारे पास, जो फिक्स्ड चार्ज है वो लगा होगा एक्स, पर डे का लगा होगा. उसने चार्ज किया कितने दिन के लिए, 20 डेज़ के लिए. सो एक दिन का चार्ज वाई है, 20 डेज़ का कितना होगा 20 वाई. आई होप क्लियर है. एक दिन का जब किसी को 5 रुपये लग रहा है तो 20 दिन का कितना लगेगा, 20 × 5 करोगे, वही चीज़ है कि 20y दैट्स इक्वल्स टू 1000. दिस इज इक्वेशन 1. अब आते हैं बी के लिए. तो बी ने 26 डेज़ के लिए पे किया है. सो एक तो उसने फिक्स चार्ज पे किया होगा, प्लस 1 डे का y है तो 26 का 26y दैट इक्वल्स टू 1180. ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है. इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इक्वेशन को. यहाँ मुझे दिख रहा है कि इन्हें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, सो आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस. सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दूँ. सो x + 26y दैट इक्वल्स टू 1180, x + 20y दैट इक्वल्स टू 1000. इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, साइन चेंज, x to x कैंसिल, 6y दैट इक्वल्स टू 180 and y equals to 180 divided by 6
दैट इक्वल्स टू 30। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। अब उसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। सो आई एम पुटिंग इट इन इक्वेशन 1। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। दिस इज योर इक्वेशन 1। x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इक्वल्स टू 1000। सो x प्लस 600 that equals to 1000 and x equals to 1000 minus 600 equals to 400। सो पर डे जो फिक्स चार्ज था वो हमारे पास क्या आ गया 400, और जो पर डे चार्ज है वो 30 था डाइट का, यानी एक दिन अगर मैच में खाना खाते हो तो 30 रुपये आपका चार्ज लग रहा है। सो ये चार्ज हमने फाइंड कर दिया। यू कैन राइट सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹400, ओके, एंड per day charge per day equals to ₹30। क्लियर है? सो मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट मी। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, एंड इट बिकम्स 1/4। अगर वो 1/4 हो जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो लेट्स डू इट। दो तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो, या तो पूरी फ्रैक्शन एक बार मान लो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। is that clear? so fraction becomes x by y। आपकी fraction हो जाएगी। so according to question, if I will subtract 1 from numerator, सिर्फ न्यूमरेटर से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ सो इक्वेशन बिकम 1/3 ये हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन जो है आपकी 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ईजी है, आई होप क्लियर होगा। ओके, सेकेंड वो कहता है कि अगर मैं जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 ऐड कर देती हूँ सो माई न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। मेरी जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 4x and y plus 8 multiplied by 1 is y plus 8 and 4x minus y equals to 8। this is equation 2। ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों के पास क्या नहीं है, कॉफिशिएंट नहीं, y के पास कॉफिशिएंट नहीं है। सो मैं दोनों इक्वेशन को किसी से भी कोई भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ताकि साइन चेंज हो जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड से। सो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई है। पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 20 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12 वाई इक्वल्स टू 12। सो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 12, एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। सो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/12। दिस इज़ योर आंसर। आई होप क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो आई होप इजीली यू कैन डू इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। किसी टेस्ट में यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए उसको मिल रहे थे 3 मार्क्स, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो हैड 4। अब ये एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर ऐसा होता
4 मार्क्स बीन अवार्डेड, अगर 4 नंबर उसको दिए जाते सही आंसर के लिए और 2 नंबर डिडक्ट किए जाते गलत आंसर के लिए, सो यश स्कोर करता 50 मार्क्स। सो हमें बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, टेस्ट में क्वेश्चंस कितने थे। सो लेट्स डू इट। सो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, हम एज्यूम कर लेते हैं कि राइट आंसर्स के जो नंबर क्वेश्चंस थे वो x थे, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स विल बी y, रॉन्ग आंसर्स जो थे वो y थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 3 नंबर मिले करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट के लिए, ठीक है 3। सो हमें करेक्ट हमने माना था x है। सो एक क्वेश्चन अगर मेरे पास है उसके लिए 3 नंबर मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन है तो उसके लिए 4 × 3 12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x क्वेश्चन है सो 3x हो जाएगा। क्लियर है? ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इज दैट क्लियर? सो अब उसको गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर डिडक्ट हो रहा था, यहाँ पर मैंने गलत क्वेश्चन को एज्यूम किया है y, सो इट बिकम्स y। सो 3x - y इक्वल्स टू 40। टोटल जो मार्क्स मिले उसको कितने मिले? 40। दिस इज इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? सेकेंड वो कहता है अगर ऐसा होता करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस x से 4x हो जाता, डिडक्शन 2 होता, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y थे, सो 2y हो जाता, एंड दैट बिकम्स, जो रिजल्ट था उसका वो 50 आपके पास हो जाता, ठीक है। सो आई कैन सॉल्व इट। इसमें से 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2 कॉमन लिया, 2x - y इक्वल्स टू 50 एंड 2x - y, 2 को इधर ले जाऊंगी 50 को डिवाइड कर देगा, सो इट बिकम्स 25। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो y है, यहाँ भी y है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इजिली सॉल्व हो सकता है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से। सो 3x - y इक्वल्स टू 40, 2x - y that's equals to 25, sign change, cancel out. Is that clear? I hope clear है। Okay, so x equals to that is 15, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 15। now put x equals to 15 in equation 2, equation 2 में पुट कर देते हैं। this is your equation 2, 2 × 15 minus y इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दिया मैंने। सो 30 - y दैट इक्वल्स टू 25, माइनस y इक्वल्स टू 25 - 30 एंड y इक्वल्स टू 5। दिस इज माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। सो यहाँ से हमें पता चला जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स थे वो आपके पास आ गए हैं 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स थे वो आपके पास आ गए 5। सो टोटल क्वेश्चंस जो थे आपके पास वो थे 20। हमें यही बताना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। सो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो आपके पास 20 थे। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। This is your fourth part. Places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. कोई 2 प्लेसेस हैं A और B, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का दे रखा है हाईवे पर। एक कार स्टार्ट होती है A से, दूसरी कार स्टार्ट होती है B पॉइंट से, अलग अलग जगह से, सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर। इफ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं अलग अलग स्पीड से, सो वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। सो हमें कार की स्पीड्स बतानी है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, ट्रेन है, कार है, कोई भी चीज़ है, अगर वो सेम डायरेक्शन बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में जाने के लिए, सो हमेशा स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। सेम डायरेक्शन जब भी बोलेगा कि दोनों हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में बोलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड हमेशा ऐड होती है। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। ट्रेन का क्वेश्चन आए, बसेस का क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हमेशा ये कंसेप्ट आपको लर्न रखना है। लेट द speed of first car
फर्स्ट कार की स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। स्पीड जो होती है मोस्टली वेलोसिटी स्पीड हम u और v के कंसेप्ट में लेकर चलते हैं। यहाँ भी हम u और v लेंगे, आप x और y भी ले सकते हो, नो इशू, क्वेश्चन दोनों से सेम निकल के आएगा। एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी v, ठीक है। एक को मैंने u एज्यूम कर लिया है, एक को मैंने v एज्यूम कर लिया है, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आपकी होगी, किलोमीटर पर आवर। आई एम टेकिंग लाइक दिस, इज दैट क्लियर? ओके, सो अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स, ये सिंगल सिंगल स्पीड मैंने ली है, अब उन दोनों की स्पीड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो ट्रैवल कर रही थी सेम डायरेक्शन में, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम पे हमने किया u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया जब भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी स्पीड का हमेशा डिफरेंस लोगे, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो हमेशा सम होगा। रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ both cars while traveling in opposite direction, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, सो जो दोनों की स्पीड थी वो ऐड हो जाएगी u प्लस v किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इज दैट क्लियर? यही होता है। डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर गिवन है क्वेश्चन में। स्पीड हमने अभी अभी निकाली, जब वो सेम डायरेक्शन में थी उसके लिए ले रहे हैं u माइनस वी, तो कितने टाइम में मीट कर रहे थे? 5 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन इनको रिवर्स करके लिख देती हूँ, 5 मल्टीप्लाई करती हूँ, 5u माइनस 5v इक्वल्स टू 100। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको इसी कंसेप्ट में रहने दूँ, ऐसे कैसे 5 को इधर ले आती हूँ, डिवाइड करती हूँ, सो इट बिकम्स 20 इक्वल्स टू u माइनस v इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इज दैट क्लियर? u माइनस v इक्वल्स टू 20। ओके, ये आपकी फर्स्ट थी। सेकेंड में वो क्या कह रहा था? सेम कंसेप्ट यही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास जो स्पीड थी वो u प्लस वी हो जाती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। टाइम कितना ले रही थी? 1 आवर का ले रही थी, सो 1। सो यहाँ से u प्लस वी जो है वो आपका इक्वल्स टू 100 हो जाता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो v है वो एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर एडिंग, so u minus v equals to 20, u plus v equals to 100, and this is cancel out, 2u equals to 120 and u equals to 120 divided by 2, that's equals to 60। u की वैल्यू यहाँ से आपके पास 60 आ गई। आई होप क्लियर है। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। सो पुट u equals to 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। This is your equation 1, u minus v, okay, 60 minus v equals to 20, minus v equals to 20 minus 60, this is minus v equals to minus 40 and v equals to 40। तो v की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई है? 40 आ गई। इसका मतलब जो हमारी एक की स्पीड थी वो 40 किलोमीटर थी, दूसरे की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर थी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमें निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन कार्स और एनीथिंग ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन स्पीड वुड ऑलवेज बी डिफरेंस, एंड व्हेन while traveling in opposite direction speed would be sum of all speeds। ठीक है, एडिशन सम करना है आपको। क्लियर है? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। दिस इज योर लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है रेक्टेंगल का, उसको 9 स्क्वायर यूनिट्स हमने कम कर दिया है। एरिया जो आपका स्क्वायर यूनिट्स में आता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से, सो उसको 9 स्क्वायर यूनिट्स कम कर दिया है। इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स, अगर लेंथ को हम 5 कम कर देते हैं, ब्रेथ को 3 बढ़ा देते हैं, ठीक है, सो जो एरिया होगा वो आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। अगर मैं लेंथ को रिड्यूस कर दूँ 5, ब्रेथ को बढ़ा दूँ 3। अगर हम दूसरी कंडीशन लें, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं लेंथ को 3 और ब्रेथ को बाई 2 यूनिट्स, दोनों को इंक्रीज़ करना है, सो जो आपका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हमें डायमेंशंस बताने हैं रेक्टेंगल, मतलब लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हमें ये बताना है। सो लेट्स सॉल्व इट। लेंथ को हमने एज्यूम कर लिया x यूनिट। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, सो वी आर यूजिंग दिस यूनिट। और जो ब्रेथ है वो हमने एज्यूम कर ली है y यूनिट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर मैं लेंथ को डिक्रीज़ कर दूँ 5 से, ब्रेथ को मैं इंक्रीज़ कर दूँ 3 यूनिट से, जो एरिया होगा वो मेरा हो जाएगा, जो भी एरिया आएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। सो पहले वी हैव टू राइट एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट्स इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और y, सो यहाँ पर मेरा xy यूनिट स्क्वायर इस तरह से बनेगा। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं x -5 यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है, y + 3, y में 3 इंक्रीज करने को बोला है। अगर मैं ऐसा करती हूँ, सो जो मेरा एरिया होगा एक्स वाई वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 यूनिट कम हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी इस तरह से। इज दैट क्लियर? जब मैंने लेंथ को डिक्रीज़ किया 5, ब्रेथ को इंक्रीज़ किया 3, तो टोटल जो एरिया था वो 9 कम हो गया। सो 9 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x × y इज़ एक्स वाई, x × 3 इज़ 3x, -5 × y -5y, -5 × 3 is -15, that equals to xy -9. Okay, xy plus 3x minus 5y minus 15 minus xy plus 9, उनको मैं इधर ले आई हूँ, कैंसिल आउट, xy minus xy 0 हो जाएगा। 3x minus 5y minus 6 equals to 0, minus 15 plus 9, so 3x minus 5y equals to 6। ये इक्वेशन 1 हो गई। इज दैट क्लियर? ये आपको इतना करके ओपन करके बहुत इजीली इसको हम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कम हुई है, कहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हुई है। वो आपको इसलिए क्लियर करने के लिए मैंने पूरा एक्सपेंड किया है अच्छे से, ठीक है। ओके, सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा था, अगर मैं लेंथ में भी 3 इंक्रीज़ कर दूँ और ब्रेथ में भी 2 इंक्रीज़ कर दूँ, दोनों में इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो जो एरिया होगा वो 67 से इंक्रीज़ हो जाएगा। एरिया एक्स वाई या 67 से इंक्रीज़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। x × y इज़ एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। आई होप ये मल्टीप्लाई करना आता है। पहले वाला उठाओ, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, जो भी सिंबल है साथ में रखो, फिर दूसरे वाला उठाओ, फिर उसको दोनों से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? xy प्लस 67। इज दैट क्लियर? सो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y। 6 को उधर ले जाती हूँ, 67 - 6 क्या हो जाएगा, 61। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, दैट विल बी ईजी हेयर। सो x बाय आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो अब तक करते आए हैं। सो लेट्स सॉल्व इट लाइक दिस। अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 6 हो जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी 6 हो जाएगा। सो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई हैव टू रब इट टू सॉल्व द क्वेश्चन। So x by equals to y by equals to 1 by, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सो x के केस में ये मल्टीप्लाई होंगे, सो इट बिकम्स
5 वन जा 5, ठीक है। ओके, और इसको अगर हम ये एक्स वाई के केस में करना है तो हम दोनों टर्म को इस साइड में ले आते हैं। दिस इज माइनस माइनस इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। अभी इसको सॉल्व करना इजी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30, 305। साइन माइनस का आएगा। नाउ 6 थ्री जा 18, माइनस का 18। इज इट क्लियर? वाई वाले केस में वाई को छिपा देंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो -6 मल्टीप्लाई 2 इज़ -12, माइनस का साइन। 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 12, सो दिस इज 6 3 जा 18, सॉरी। -183 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड 1, अब 1 के केस में इनको छोड़ दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो इट बिकम्स 9 माइनस 10। क्लियर है? x बाई 305 पे ये जुड़ जाएगा, दिस बिकम्स 323। y बाई -12 है प्लस 183 हो जाएगा, so दिस बिकम्स 171। 1 बाई 19, ठीक है। ओके, x बाई 323 इक्वल्स टू 1 बाई 19, y बाई 171 इक्वल्स टू 1 बाई 19। इज दैट क्लियर? सो x इक्वल्स टू 323 बाई 19। 19 से जब इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका 17 पर, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना। y इक्वल्स टू 171 बाई 19, ये तो आता ही है 9 पर। सो y की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई है, x की वैल्यू 17 आ गई है। सो आप कह सकते हो जो लेंथ है आपकी वो 17 है, जो ब्रेड्थ है आपकी वो 9 आई है। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इक्वेशंस को इक्वेट करके भी, सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो सॉल्व इट इन एनी वे, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।